ये 2026 एस्ट्रोलॉजिकल कैसा जाने वाला है? 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। वहाँ आपने जो खोया है उसको पाने का समय है। कौन कौन सी वो राशियां हैं जी जो इस साल मतलब कह सकते हैं कि जी। उनके सिर पे ताज है? जी, ये 5 राशि वाले तैयारी कर लेवे कि बहुत कुछ इनको हासिल होने वाला है। जैसे 2025 में कहीं ना कहीं एकदम हड़कंप सा मच गया था, तो बिल्कुल। 2026 में देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा 2026? पॉलिटिकल आप देखेंगे तो बड़े लीडर्स जो है उनको वो काफ़ी ग्रो करेंगे इस बार। साल जी, काफ़ी ग्रो करेंगे। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो काफ़ी समय से खराब हो रहे थे बहुत से देशों के बीच में, तो उनमें कुछ सुधार आएगा। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर उनका कहीं ना कहीं वो फोकस खो चुके हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या रेमेडी ऐसी कर सकते हैं और जिससे उनका जो फोकस है वो बढ़ जाए? बृहस्पति का अगर उसके जीवन में प्रभाव बढ़ता है तो वो नीति नियम से चलेगा, मनी अबंडेंस सक्सेस उसको मिलेगा। 2025 में कहीं ना कहीं गोल्ड बूम मारा है। जी जी बिल्कुल। तो 2026 में गोल्ड क्या लगता है, गोल्ड के रेट हाई जाने वाले हैं? जो चांदी है वो आने वाले समय का सोना होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम बात करेंगे 2026 पर। 2026 एस्ट्रोलॉजिकल कैसे जाने वाला है, और बात करते हैं जब नंबर्स की बात आती है, कई बार हम न्यूमरोलॉजी पे भी जाते हैं क्योंकि 2026 नंबरों से बना हुआ है। तो न्यूमरोलॉजिकल भी 2026 कैसे जाने वाला है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कहाँ कहाँ हमें सावधानी बरतनी है, सब कुछ इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है। और हम बात करेंगे नेपाल की। हम बात करेंगे नेपाल में किस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हुई थी, जैसे जेंसिस के द्वारा प्रॉब्लम हुई थी। तो एस्ट्रोलॉजिकल को हम ऐड करके देखते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स वहां क्यों आती हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम बात करेंगे ग्लोबल वास्तु पर। वास्तु क्या सच में इम्पैक्ट डालता है? अगर हम बात करें, हम घर की हमेशा चर्चा करते हैं कि घर का वास्तु ठीक करा लें। अगर एक देश का वास्तु खराब है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज का एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में चर्चा करने के लिए, सबसे पहले बता दूं, एस्ट्रोलॉजी उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से उनके दादाजी, उनकी फैमिली में चलती चली आ रही है, वही परंपरा वो आगे लेके जा रहे हैं। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर पंकज शर्मा सर। तो स्वागत है सर आपका। राधे राधे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सर सबसे पहले तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ ये चल रही है। तो मतलब एक सुकून मिलता है कि कोई तो अपनी परंपरा को आगे लेके जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपकी इस बात में, मेरे दादाजी थे वो एस्ट्रोलॉजर थे। उस टाइम होता ऐसा था कि छोटी जगह में वो रहते थे जी। तो उनके पास कोई भी ऐसे चला के आ जाता कि मुझे अपनी कुंडली के बारे में जानना है या जो कुछ भी वो जानना चाहते थे, तो जब वो जाते थे तो बड़े ही प्रेम से उनको बिठा के उनका मैं देखता था कि वो कोई फीस नहीं लेते थे। अच्छा। ठीक है ना, वो सामने वाला आया है, वो किस तरीके से आया है, उसका क्या व्यक्तित्व है, कितनी उसकी सामर्थ्य है, वो नहीं देखते थे। वो कोई भी उनके जब सामने आता था तो बड़े ही प्रेम से बिठा के उनका जो भी प्रश्न होते थे, उनका जो कुंडली है, उनका पंचांग से और कुछ देखना है, तो वो देख के उनको बताते थे और वो उसमें संतुष्ट थे। मतलब उनका जो जीवन था बिल्कुल संतुष्ट जीवन था। तो फिर मेरे पिताजी जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में गए, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसी के साथ में उसी यात्रा में निकल पड़ा। क्या बात है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं उस चीज को, अपने दादाजी की परंपरा को आप आगे लेके जा रहे हैं। तो अब मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि थोड़ा सा इस पे, मैं और किसी प्रोफेशन में था। ओके। हाँ, मैं बाई प्रोफेशन लॉयर था, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज का पैनल लॉयर था। तो सारा सब कुछ था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकार्नेशन होता है। मतलब आपके पास्ट लाइफ में कहीं कुछ जो छूटा हुआ है वो आपको इस लाइफ में कहीं ना कहीं वापस उस जिंदगी को जीने का या उस चीज के साथ आगे बढ़ने का मौका ईश्वर आपको देता है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो मौका मिला, मेरे अंदर से एक वो जागृति हुई कि मुझे ये करना चाहिए। और मैं वो सारा सब कुछ छोड़ के इस सेवा के इसमें आ गया कि मैं अपने ज्ञान से किसी का अगर कुछ भला कर सकूं। एक इंसान की भी जिंदगी अगर मेरे किए गए कार्य से बदलती है तो मैं उस ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल सर, मैं वैसे भी इसी लाइन पे आने वाली थी कि आप क्या करते थे। वैसे पंकज सर, इसी बात से रिलेटेड एक आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे आप एक लॉयर हैं जी,
तो वो ऐसा टर्निंग पॉइंट कौन सा था जी। कि कहीं ना कहीं देखो, जब तक कुछ ऐसी चीजें नहीं आती जी। तो आप अच्छा खासा आपका प्रोफेशन चल रहा है और बिल्कुल। अचानक से उसे टर्न करना, ये भी बिल्कुल। बड़ी बात होती है। तो बिल्कुल। कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था, वो मैं जानना चाहूंगी बिल्कुल। आपसे। मैं ऐसा है कि मैं जहाँ से आता हूँ वो एक टाउन है, छोटी-सी जगह जी है। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और करने के लिए आया हूँ, ठीक है? हम्म। मेरा काम जो मैं कर रहा था वो पूरा संतुष्टि भरा काम था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2 चीज़ें मुझे हमेशा होती थी। एक तो ये होता था कि व्हाई आई एम एक्जिस्ट ऑन दिस, मेरा अस्तित्व क्या है? हम्म। क्या मैं जो कर रहा हूँ उसी के लिए आया हूँ? तो मैं धीरे-धीरे कुछ जैसे मैं मेडिटेट करता था या साधना करता था, मुझे लगता था कि हम्म। कहीं न कहीं कुछ ऐसा है हम्म। कि मेरे अंदर भरा हुआ है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा। हम्म। मैं बहुत स्टक फ़ील करता था। मैं जब एज़ ए लॉयर मैं वर्क कर रहा था, तो मेरे पास बहुत अच्छा काम था, समय भी नहीं होता था मेरे पास में। हम्म। तो लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं लगता था कि एक अंदर से कुछ न कुछ ऐसा महसूस होता था कि मुझे यहाँ से निकलना है, देश और दुनिया में जगह-जगह जाना है, लोगों से मिलना है, इंटरैक्ट करना है और जो प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ़ में, तो वो उनको ठीक करने के लिए कुछ न कुछ करना है, क्योंकि मैं जिस दौर में था सब कुछ अच्छा था, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के जो प्रभाव होते हैं ना, वो आपके जीवन में आते हैं। हम्म। तो मुझे भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा था कि बहुत सारे ऐसे प्रभाव थे कि सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मिसिंग था, या आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, कल कहीं न कहीं कुछ जैसे प्लैनेट के ट्रांज़िट हुए तो कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन आया, तो वो क्यों आया? हम्म। भाई इंसान जो है इंसान के भगवान भी है, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, तो उनका जीवन भी तो वो तो राजा थे ना। बिल्कुल। तो उन्होंने जिस परिवार में जन्म लिया तो उनके लिए तो ये जो दुःख है, परेशानी है, वो तो आनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने सब कुछ राजपाट छोड़ के वो उनको क्यों जंगल में जाना पड़ा? तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव और बस वही, तो मैं वही सोचते हुए इस तरह मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्या बात है सर। जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जी। एस्ट्रोलॉजिकल ही मैं जानना चाहती हूँ, जी। 2026 आने वाला है। जी। हर एक लोग या हर एक व्यक्ति जी। सोचता है कि मेरा ये साल कैसे जाने वाला है। बिल्कुल। तो मुझे मौका मिला कि आज मेरे साथ आप जी। हैं स्टूडियो में। जी। तो ये 2026 हुँ। एस्ट्रोलॉजिकल कैसा जाने वाला है? 2026 अगर देखा जाए तो 2+2+ अगर अपन 6 करते हैं, तो कहीं न कहीं ये सूर्य का नंबर बनता है, न्यूमरोलॉजिकल। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, जी। ठीक है? तो सूर्य जो है न्यूमरोलॉजी का, मैं ऐसे एक मैंने इसमें थोड़ा-सा मेरी तरफ से डाल दिया, बाकी जी। अपन एस्ट्रोलॉजी पे अभी उसमें आएँगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो ये साल रहने वाला सूर्य जो है वो राजा है। बिल्कुल। तो राजा जो होता है ना, वो उसमें सारा सब कुछ सामर्थ्य है अपनी प्रजा को देने का। तो मुझे लगता है कि 2026 जो है वो एक राजा की तरह जिन-जिन के जो-जो सपने हैं, वो पूरे करवाए। क्योंकि पिछले वाला जो समय आप देखते हैं, जैसे 2025 का जो समय रहा, मंगल का समय रहा, सब कुछ लोगों की लाइफ में बहुत, जैसे फायर एलिमेंट था तो अग्रेशन देखने को मिला, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई, रिश्ते खराब हुए, छोटी नहीं बड़ी दुर्घटनाएँ भी हुई, आगजनी हुई, कहीं प्लेन क्रैशेज़ हुए, कहीं कुछ। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। वहाँ आपने जो खोया है, उसको पाने का समय है, ठीक है? ये उसको पाने का समय है और इसको अब आप देखें कि किस तरह से पाना है, तो आपकी जो राशि है, जो नंबर्स हैं, उनके क्या एट्रिब्यूट्स हैं, उनके हिसाब से आप उसको किस हिसाब से हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी जिन राशियों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है, उनकी अगर आप देखें तो उनको किस हिसाब से बैलेंस करते हुए चलना है, वो है। जिनके लिए अच्छा नहीं रहने वाला, वो रेमेडीज़ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से। क्या बात है। तो 2026 अब मुझे एस्ट्रोलॉजिकल कौन-कौन सी वो राशियां हैं जी। जो इस साल मतलब कह सकते हैं कि जी। उनके सिर पे ताज है? जी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो देखिए आप मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, जी। और उसके बाद कन्या और कुंभ। ये 5 राशि वाले तैयारी कर लेवें कि बहुत कुछ इनको हासिल होने वाला है। करियर के हिसाब से आप देखेंगे तो जैसे मेष राशि वाले हुए, उनको करियर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है और उनके रिलेशनशिप में भी उनको फ़ायदा देखने को मिल रहा है। वृषभ राशि वालों को अगर कुछ समय से वो चाह रहे थे कि उनके जीवन में जो सुख-सुविधाएँ नहीं थी, उनको प्राप्त करने का ये अब सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट समय उनके लिए आया है। तो इस समय को उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से भुनाना चाहिए। और मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो जो लोग वाणी से अपना कार्य कर रहे हैं,
और प्रोफेशन उनका है कि उनकी वाणी से वो कमा कर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होंगी, बहुत कुछ नए रास्ते खुलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या वाले जो है, कन्या राशि वाले जो लोग हैं, विदेश में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन लैंड से अगर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या फॉरेन लैंड से कुछ भी काम वो करते हैं या वहाँ जाकर सेटल भी होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो प्रोफेशनली और फाइनेंशियली पैसों को लेकर अगर कुंभ राशि वालों को देखेंगे तो इस बार बहुत अच्छा ग्रोथ करने का ये समय है। क्या तो बात इन है। राशियों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब मैं बात करूंगी सर हमारी जो बाकी की राशियां बची जी हैं जी जी तो उन राशियों के लिए जी हमें क्या सावधानी बरतनी जी चाहिए और जी वो इस साल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? जी प्रॉब्लम तो आएंगे, उनको जी कैसे जी ओवरकम कर सकते बिल्कुल, हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो पीछे की जो राशियाँ बची हुई, जैसे अभी सिंह राशि के लिए बहुत चल रहा है हाँ कि सिंह राशि के लिए 2026 रहने वाला है बहुत खराब। अभी हाँ, बहुत कुछ दिन खराब। पहले नेपाल से मेरे एक क्लाइंट है, हम्म तो मैं मिला था, वहीं था मैं, तो वो बड़े परेशान, उन्होंने एक वो मैसेज किया मुझे हम्म और फिर मैं मिला, तो कहा कि सिंह राशि के लिए ऐसा हो जाएगा और वैसे बड़े घबराए हुए थे। तो मैंने कहा देखिए ऐसा होता है कि प्लैनेट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रहते तो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन वो कौन से हाउस में बैठा है, वो ठीक है ना? डिपेंड करता है। हाँ, कौन से भाव में बैठा है, डिग्री क्या है उसकी और कहाँ-कहाँ उसकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, उन सब के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा फिर अगर ऐसा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट निकल के आता है तो घबराना चाहिए, बाकी नहीं घबराना चाहिए। हम्म रेमेडीज़ है हर तरह की, एस्ट्रोलॉजी में हर तरह की रेमेडीज़ है। तो मैंने उनको बताया कि आपके लिए इतना खराब नहीं रहने वाला, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ये रहेगा, तो कुछ रेमेडीज़ मैंने उनको बताई, जैसे सूर्य से संबंधित अगर सूर्य पीड़ित है सिंह राशि तो वालों के लिए जी, स्पेशली। जी, जी। जी तो मैंने उनको बोला कि आपको करना ये है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट जो घर का जो डायरेक्शन है, तो उसके अंदर तांबे का एक सूर्य आप स्थापित करें। ठीक है। तो आपके सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव आपकी उसमें देखने को मिलेगा, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है क्या उसके लिए। बात है। जी, तो अगर सर ऐसे ही बाकी की जो राशियां बची, जैसे जी, मीन राशि बची, जी, तो वो लोग क्या रेमेडी कर जी। सकते हैं? मीन राशि के लिए देखा जाए तो सबसे अच्छा रेमेडी ये रहेगा कि इस साल वो जहाँ बैठते हैं, उनके जहाँ बैठने का स्थान है, कोई भी जैसे चेयर हुआ, ऑफिस में कहीं सिटिंग है उनका, तो वहाँ एक पीले कलर का कुशन वो रखें। हम्म तो वो इस साल में उनकी जो प्रभाव आने वाले हैं, नेगेटिव नकारात्मक जो प्रभाव आएँगे, उनसे काफ़ी हद तक वो बचेंगे उससे। ओके। जी, ऐसे आती है धनु राशि, जी। तो वो लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं? धनु राशि वाले सबसे अच्छा काम ये करें कि उनके आस-पास कहीं भी अगर गौशाला है, तो वहाँ जाकर वो गायों को गुड़ खिलाएँ, ओके, वो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मतलब पूरी साल में हर महीने एक-एक बार हाँ, महीने में 1 बार हुआ या किसी ऐसा कोई जैसे एकादशी हो गया, हुँ, अमावस्या हो गया, उस समय वो जाकर वो कर सकते हैं। ओके। अब जी, आती है सबसे बड़ी बात होती है कि मैं जो राशियाँ जी, स्ट्रगल करने वाली हैं, जी, जैसे बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स बोल जी, रहे हैं, जैसे जी, आपने कहा कि वो जी, डिपेंड करता है कि आपका बिल जो ग्रह है वो किस घर वो में बैठा है। किस जगह बैठा है। पर मैं फिर भी जनरल रेमेडी जी, पूछना चाह रही जी, हूँ, क्योंकि जी, कहीं न कहीं हमारे जो ऑडियंस है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको जनरल रेमेडी से जी, फ़ायदा मिले। हाँ, बिल्कुल। वृश्चिक लग्न जो होता जी, है, वृश्चिक जी, राशि वाले जी, क्या कर जी। सकते हैं? वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मिश्री हुँ, जो घर में आपको मिल जाएगी या कहीं भी आप किराने की दुकान से आपको मिल जाएगी। मिश्री आप लाकर उसको शुक्रवार के दिन हुँ, आप किसी भी मंदिर में चढ़ा देवें, हुँ। नहीं तो जो ज़रूरतमंद हैं, उनको आप उसका दान करें। तो उसकी मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी उसके लिए। ओके। जी। और 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसे जाने वाली है? मकर राशि वालों के लिए थोड़ा-सा बीच का प्रभाव रहेगा, ना हुँ, ज़्यादा बुरा, ना ज़्यादा अच्छा। बीच का प्रभाव रहेगा, जिनको सैटर्न का थोड़ा-सा वहाँ उसमें प्रभाव अगर देखने को मिलेगा, तो वो एक काम कर सकते हैं, छायादान कर सकते हैं। हुँ, छायादान होता ऐसा है कि एक किसी भी पात्र में, जैसे कटोरी हुआ, कुछ भी, उसमें आप तेल ले लें, घर में जो खाने का तेल जी, जी, आसानी जी, से जी, मिल जी। जाता है, तो वो ले लें या सरसों का तेल ले लें। उसको लेकर आप अपना चेहरा देखिए, उसमें आंशिक रूप से आपका चेहरा, आपका प्रतिबिंब दिखेगा आपको हुँ, उसमें। हुँ, हुँ। जब आप उसमें देखेंगे, उसमें देखने के बाद में उसको आप आस-पास किसी शनि मंदिर में चढ़ावें। ऐसा करने से मतलब मेरे हिसाब से 5 से 7 शनिवार आप इसको करें, ये सबसे बेस्ट रेमेडी रहेगी उनके लिए। मकर राशि वालों जी, के लिए। जी, अब और 2026 तुला, जी। तुला तो बताया था, सही है इस बार? हाँ, बिल्कुल।
तुला सही है कन्या? नहीं, कन्या सही है। ठीक है। जी। तो 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला तुला है? राशि वालों के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, देखा जाए तो ओके। थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। वो अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तुला राशि वाले इस वर्ष, तो उनके लिए काफी कुछ चीजें बैलेंस होने की संभावना है। तो सर अब जैसे आपने न्यूमरोलॉजी को छेड़ा था, जी, कहीं ना जी। कहीं 2026 आई है तो मुझे जी। भी इंटरेस्ट आया है, क्योंकि जी। हमारी ऑडियंस को नंबर का बड़ा जी, जी, मजा आता है। तो बिल्कुल। 1 नंबर वाले जी, 2026 में, जी, क्योंकि उन्हीं का ही साल है, 1 बिल्कुल नंबर उन्हीं है, का तो साल है। क्या करने वाले हैं, क्या किस एक तरीके की नंबर ग्रोथ आने वाली है उनकी लाइफ में? 1 नंबर वाले तो इतने समय से अगर कुछ प्लानिंग कर रहे थे, उनके डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो डॉट्स कनेक्ट होने का ये प्रॉपर टाइम है, ठीक है ना? बहुत से लोग ऐसे थे कि वो सोच रहे थे कि मुझे मेरे जीवन में जब मौका मिलेगा तो मैं ये करके दिखाऊंगा। जी। तो उस चीज के लिए प्रॉपर जो टाइम है वो आ चुका है। तो 1 नंबर वालों को अब लग जाना चाहिए, सारा सब कुछ छोड़ के, अगर किसी तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कहीं से भी, तो वो छोड़ के उनके डॉट्स कनेक्ट करने में उनको लग जाना चाहिए और इस टाइम को पूरे तरीके से यूटिलाइज करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय वापस नहीं आएगा। बिल्कुल जी। और 2 नंबर वालों के लिए कैसा 2 जाएगा नंबर 2026? वालों के लिए थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली इम्बैलेंस रहेंगे। तो उसके लिए अगर एक छोटी सी रेमेडी वो करें, जी। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा, किसी भी ज्वेलर के पास चले जाएं और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा कटवा के अपने उसमें बैग में या वॉलेट में उसको कैरी करें, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और चांदी के ग्लास में पानी भी पी सकते हैं, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर आपने सोने चांदी की बात करी दी। जी, जी। जैसे हाँ, 2025 में जी। कहीं ना कहीं गोल्ड बूम मारा है, जी, जी, बिल्कुल। तो 2026 में गोल्ड, क्या लगता है गोल्ड के रेट हाई जाने वाले हैं? बिल्कुल हाई जाने वाले हैं, और जो चांदी है वो आने वाले समय का सोना होगा। जी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चांदी आने वाले समय का सोना होगा, क्योंकि मैंने मार्च में भी, बहुत पहले 2025 में मार्च में एक कहीं मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, तो उसके बाद काफी लोगों ने चांदी में इन्वेस्ट भी किया था, तो उसके बाद उनको काफी फायदा बेनिफिट हुआ। बिल्कुल, क्या बात है। तो अब सर आते हैं हम 3 नंबर पर। जी। 3 नंबर वाले 2026 में जी। कैसी ग्रोथ करने वाले जी, हैं? 3 नंबर वालों के लिए अगर देखा जाए तो 2026 में ग्रोथ करने का बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बृहस्पति का आशीर्वाद मिलने वाला है उनको, और उनके ज्ञान से जो वो ताल्लुक रखते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा जो है वो उनका नॉलेज और विजडम ये है। तो उससे ज्ञान से वो आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के जितने क्षेत्र हुए, या आप कोई क्लासेस चला रहे हैं और किसी भी तरह की हॉबी क्लासेस हुई, तो उन लोगों के लिए, और जो 3 नंबर से रिलेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय ग्रो करने का। ओके। तो ये बढ़िया रहेगा। तो जैसे 4 नंबर कहीं ना कहीं राहु को रिप्रेजेंट करता है, जी। तो 4 नंबर वालों के लिए मतलब 2026 कैसा जाने वाला है? 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा, क्योंकि राहु इल्यूजन है और सूर्य का साल रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनको इल्यूजन रहेगा। तो उस इल्यूजन को नहीं रखते हुए क्लैरिटी पे अगर वो चले, तो जो उनको हासिल करना है वो कर सकते हैं। बस उनको ध्यान रखना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उसमें अगर उनको समझ में आ गया उसके बीच का फर्क, तो 4 नंबर वाले भी ग्रोथ कर सकते हैं। ओके। अब आता है 5 नंबर। 5 नंबर को कहा जाता है प्रिंस। जी, बिल्कुल। तो प्रिंस का ये साल कैसे जाने वाला है, क्योंकि जैसे आपने कहा सूर्य का साल है और प्रिंस के पिताजी का साल आने वाला है। जी। तो कैसा जाएगा? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे अब ये ग्रहों के राजकुमार हो गए बुधदेव, तो 5 नंबर वालों के लिए संभावनाएं बहुत रहेगी, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन वाला उनको रहेगा। सारा सब कुछ दिखेगा कि सब होने वाला है और सब इस तरह से मिलने वाला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कल परसों पे डालेंगे कुछ चीजों को, तो वो उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। मतलब तो हर चीज को टालते रहेंगे। हाँ, टालते रहेंगे। आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर क्योंकि वो उनके कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आकर वो करेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। और अब आते हैं हम 2026 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, 6 नंबर वालों के लिए अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली ग्रोथ करने का टाइम है, क्योंकि काफी समय से जो वो कर रहे थे, बहुत समय से जितना वो परिश्रम कर रहे थे,
उसका परिणाम लेने का उनके लिए समय आया है। तो उस परिणाम को लेने के लिए अब अगर वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना कि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, तो वो ज्यादा परिणाम उनको लेना है, लेकिन कर्म भी ज्यादा नहीं करेंगे तो भी वो फल तो उनको मिलना है। तो उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। क्या बात है। जी। अब आते हैं 2026 7 जी। नंबर वालों के लिए कैसे जाने वाला है? 7 नंबर वालों को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आइसोलेट होंगे, वो सोचेंगे उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे और कुछ लोग जो रहेंगे वो मतलब मुझे लग रहा है कि उनके लिए एक टाइम ट्रेवल का टाइम आया है सोचने के लिए कि पिछले समय में जो चीजें नहीं कर पाए थे वो इस समय में कर सकते वो इस समय में कर सकते हैं। तो वो जब खुद को आइसोलेट करेंगे और वहां बैठकर सोचेंगे तब उनके रिजल्ट्स निकल कर आएंगे उस चीज के। मतलब ये है कि वो आइसोलेट तो होंगे ही होंगे, पर आइसोलेट होते ही उनको उनके उनका फ्यूचर में क्या एनलाइटमेंट करना होगा। है, मतलब ये होता है ना, एम क्या है उनका यहाँ का। बिल्कुल वो क्या बात है, मतलब 7 नंबर वाला आपके लिए खराब नहीं है, मेरे हिसाब से तो अच्छा है कि आपको सही मार्ग मिलने वाला है। अगर हम बात करें 2026 8 नंबर जो कि कहा जाता है, मतलब न्यूमरोलॉजिकल कहते हैं एंटी नंबर्स है, बिल्कुल, तो फिर कैसा जाने वाला है 8 नंबर? देखिए एंटी जो है ना, तो अब जैसे पिता पुत्र सूर्य शनि, तो पिता से अगर आपका मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिता आपके लिए कुछ नहीं करेगा या आप पिता के लिए कुछ नहीं करोगे। जब जब जरूरत होगी, पिता को आवश्यकता है कि उसके पुत्र पे संकट आया है या उसको आवश्यकता है, तो वो पिता खड़ा रहेगा। तो इतना जितना सोचा जा रहा है कि परेशानियों भरा रहने वाला है, जितना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर परेशानी है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि शनिदेव के संबंधित जितने उपाय हैं, जैसे सैटरडे को काली चीज का आप दान करें या छाया दान करें, तो वो अच्छा रहेगा किया हुआ। ओके। अब आते हैं हम 2026 में 9 नंबर, कहते हैं सेनापति को शायद रिप्रेजेंट करते हैं 9 नंबर को, तो उनके लिए कैसा जाने वाला है? उनके लिए ऐसा है कि जैसे अब सूर्य का साल है तो मंगल के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि राजा और सेनापति, राजा जो है वो सेनापति के बिना कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो उन लोगों को मुझे लगता है कि 9 नंबर वाले माध्यम बनेंगे किसी को आगे बढ़ाने में। तो अब आप अगर किसी को आगे बढ़ा रहे हैं और आप माध्यम बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी खींच कर ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि 9 नंबर वालों के लिए ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जुड़ेंगे जो उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये उनके लिए रहने वाला है। तो सभी नंबर्स के लिए हमने बता दिया कि किसका जो नंबर गवर्न कर रहा है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, सावधानी भी सर साथ के साथ बताते जा रहे हैं किस नंबर को ज्यादा सावधानी बरतनी है 2026 में। अगर हम बात करें देश दुनिया की, जैसे 2025 में कहीं ना कहीं एकदम हड़कंप सा मच गया था, तो 2026 में देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा 2026? देखिए 2026 के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है कि ये होगा वो होगा, लेकिन मैं उससे ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि जो 25 में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई 26 में होगी। जो जो खोया है, जो जो गया है, उसकी भरपाई करने का समय रहेगा 2026। क्योंकि सूर्य जो है कहीं ना कहीं चिकित्सा का कारक है, मान सम्मान का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है। तो जो जो गया है वो आएगा। अगर अपन एक देश के लिए देखें तो किसी भी कंट्री के लिए जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, तो उसमें सुधार का समय है। लेकिन क्या ना कि ध्यान रखना है कि सुधार होते होते आप दूसरी चीजों को नहीं भूल जाए, जो कई बार दरकिनार कर दिया जाता है। तो आपके जो सैद्धांतिक रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी को साथ में लेकर सुधार करने का ये समय है। और बहुत से पॉलिटिकल आप देखेंगे तो बड़े लीडर्स जो है उनको वो काफी ग्रो करेंगे इस बार। जी, काफी ग्रो करेंगे। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो काफी समय से खराब हो रहे थे बहुत से देशों के बीच में, तो उनमें कुछ सुधार आएगा, ये होगा। जी। जैसे अभी आपने पॉलिटिकल लीडर्स की बात की है, तो मैं बात करूं जैसे मोदी जी सबसे ज्यादा, तो मोदी जी के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? मोदी जी के लिए 2026 मुझे लगता है कि सबसे शानदार साल रहने वाला है। अरे वाह। जी, इस वर्ष मोदी जी बहुत सी चीजें वो करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी कुछ समय पहले टाइम ट्रेवल वाला बोला ना, जी, कि जो जो करना चाह रहे थे, ठीक है, तो वो एक टाइम ट्रेवल का समय रहेगा उनके लिए कि वो पिछले समय में वापस नहीं जा सकते,
लेकिन अभी कुछ ऐसी संभावनाएं होंगी उनके लिए खुलेंगी कि वो सारी चीजों को जिस हिसाब से करना चाह रहे थे या जो उनका विजन था करने का, उसमें कई चीजें जैसे छूट गई थी या जो वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारा सब कुछ करने का समय उनके लिए 2026 का रहेगा। ओके, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजिकल भी बात कर लेते हैं, नहीं न्यूमरोलॉजिकल, कि मोदी जी 8 नंबर को गवर्न करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थोड़े से तो हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। हर्डल्स होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बात कही थी कि सूर्य और जो शनि है पिता पुत्र है, और उनका संबंध जो है हो सकता है मतभेद हो, लेकिन पिता उनके लिए हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है, तो मोदी जी जो रहेंगे कि मतलब मेरे को लगता है कि एक पितृ पुरुष की तरह उनकी संतानों के लिए, देश जो जनता है उनकी संतान है, तो वो उनके लिए अगर कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि जो 2000 इसका जो 8 नंबर का आप बोल रही हैं वो प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 8 नंबर का प्रभाव आएगा, लेकिन सूर्य का साल है, तो जो अगर कुंडली के हिसाब से नंबर्स के हिसाब से अगर अपन ये देखें तो ठीक है, लेकिन अब अगर अपन देखें कि लग्न कुंडली में जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके, मतलब 2026 मोदी जी के लिए काफी अच्छा जाने काफी अच्छा। तो अगर जैसे सबसे ज्यादा फेमस चर्चा में रहते हैं मोदी जी के बाद आते हैं राहुल गांधी जी, तो उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है? राहुल गांधी जी के लिए ये साल ऐसा है कि सैटर्न जो है वो धीरे धीरे आपको बहुत कुछ सिखाता है। ठीक मतलब है, सीखने के लिए ये साल है। तो कर्मफल दाता शनि है, तो जब आप सीख गए तो वो आपको फिर परिणाम देने लगता है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी की जिंदगी में ये होगा कि उनकी जो बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस चली है लर्निंग वाली, तो उसके रिजल्ट्स देखने को, ज्यादा बड़ा रिजल्ट मैं नहीं बोलूंगा कि उनको मिलेगा, लेकिन बहुत सी जगह उनको छोटे छोटे परिणाम वहां देखने को मिलेंगे। मतलब कह सकते हैं कि ये साल राहुल जी के लिए भी अच्छा जाने वाला है। उनके लिए भी अच्छा रहेगा। कि बड़ी चीजें नहीं, पर हाथ कहीं छोटा, मतलब कुछ भी हो परिणाम अच्छा ही होता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही अभी अब हम नेपाल पे आते हैं कि नेपाल में जो अभी एक घटना घटी थी कुछ टाइम पहले जेनजीज द्वारा, मुझे थोड़ा सा इतना डेप्थ में नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, क्यों ऐसा हुआ था, पर एकदम से पूरा माहौल पॉलिटिकल भी अगर हम देखें तो जिस हिसाब से वहां की पूरी जनता ने जो किया है, हम तो वीडियो देखने वाले हैं, डेप्थ तो आप शायद नेपाल रहते हैं, आपको अच्छे से पता होगी। तो ऐसा क्यों, ऐसी घटना क्यों घटी? ये तो पता था मंगल का साल है, कुछ ना कुछ घटेगा। जी बिल्कुल। तो वो घटने के पीछे का क्या रीजन रहा है? ऐसा है कि नेपाल जो है ना, वो अगर देखा जाए तो नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम को अपन देखेंगे वो थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ नेपाल में जब राजशाही थी तो राजशाही को हटा के सरकार आई, और सरकारें कहीं आई और कहीं गई, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। अभी कुछ लोगों के अंदर क्या ना फ्रस्ट्रेशन था, जेनजीज जो हुआ वो यहाँ बताया गया कि जैसे रील्स में चल रहा था कि सोशल मीडिया बैन कर दिया इसलिए जेनजीज ने ये किया और वो किया, जबकि ऐसा वहाँ कुछ था ही नहीं। सोशल मीडिया के पीछे का नहीं, उसमें सोशल मीडिया में वहाँ के जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे उनकी जो जैसे उनकी जो संतानें हैं, उनके बच्चे हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके कुछ वीडियो आ रहे थे जिसमें वो लग्जरी लाइफस्टाइल वहां उसमें दिख रही थी जी। तो उसको देखते हुए लोगों के अंदर एक आक्रोश हो गया कि हम टैक्स पेयर हैं, हम हमारी कमाई से मेहनत करके जो पैसा जोड़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक आक्रोश था, वो आक्रोश जब फूट कर निकला तो ये सारा सब कुछ देखने को मिला। तो नेपाल में क्या अनस्टेबिलिटी है, थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल अगर स्टेबल नेपाल हो गया तो बहुत छोटा प्यारा सुंदर इतना अच्छा देश है कि बहुत कुछ कर सकता है। बहुत काइंड वहाँ के आप देखेंगे जो लोग हैं बहुत ही विनम्र और दयालु लोग हैं। सर जैसे अब हम लोग देखो एस्ट्रोलॉजर्स आप हैं या फिर मेरे जितने भी एपिसोड्स होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ होते हैं, जब ये घटनाएं घटती हैं जैसे आपने कहा स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम आज चर्चा वास्तु पे भी करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो क्या ग्लोबली वास्तु खराब होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है? कहते हैं क्या कि ये डायरेक्शन अच्छी नहीं है इस वजह से स्टेबल नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि वास्तु का इम्पैक्ट है नेपाल पे? बिल्कुल, नेपाल जो आपको दिखेगा ना, तो अगर आप मैप में भी देखोगे तो एक पैरेलल लंबा उसका मैप है। जी।
ठीक है ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट उतना प्रभावी नहीं है, तो उसकी वजह से है। और फिर आप नेपाल में जब जाओगे तो वहां उसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी जगह रहेगी कि जहाँ उसके जैसे सिंह दरबार हुआ नेपाल का, जो आप जब भी आप देखोगे तो वहाँ की जो पॉलिटिकल, जैसे हमारे यहाँ संसद भवन हुआ, पार्लियामेंट जो है, तो वहाँ सिंह दरबार होता है। तो उसकी जो साउथ वेस्ट है वो पूरा खाली पड़ा है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी वहाँ वास्तु के हिसाब से देखने। तो थोड़ा सा मैं वास्तु के बारे में जानना चाहती हूँ सर। वास्तु है क्या एक्चुअल? वास्तु की बहुत चर्चा होती है, कहते हैं वास्तु खराब है तो लाइफ में आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, वास्तु खराब है तो आपके संतान नहीं होगी। बहुत सारे पॉइंट आते हैं और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो लोगों को बहुत कुछ पता भी चल चुका है वास्तु के बारे में। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वास्तु का एक्चुअल मतलब क्या है? वास्तु का बहुत ही सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी इसकी पीछे की सारी कहानी है। हमारे जो पूर्वज थे वो इसका बहुत ध्यान रखते थे। उनको पता था कि जल को कहाँ रखना है, अग्नि को कहाँ रखना है, वायु तत्व कहाँ होगा, ब्रह्म स्थान क्या होगा, वही वास्तु है। 5 तत्व है, उनको आप बैलेंस करते हैं तो वास्तु। उसको ज्यादा बड़ा या ज्यादा मोटा या ऐसा वैसा महावास्तु, उसको उलझाने में, उसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे कि 5 तत्व है, उनको 5 तत्व को आपको बैलेंस करना है, वही वास्तु है। जहां आपके जल होना चाहिए घर में, वहां जल तत्व आएगा। ईशान कोण जैसे होता है, नॉर्थ ईस्ट है तो वहां पर जल तत्व होना चाहिए। वहां आपके घर में देवता होने चाहिए, आपका पूजा का स्थान जो है, मंदिर है, वो वहां होना चाहिए। और जो आपका साउथ ईस्ट है, अग्नि कोण जिसको अपन बोलते हैं, वहां अग्नि होनी चाहिए। तो बस यही है, वायव्य कोण में आपका वायु होना चाहिए और नैऋत्य कोण आपका भारी होना चाहिए। बस इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही वास्तु है। बाकी तो बहुत सी चीज़ें, अब आप किसी भी एक टॉपिक के अंदर जाएंगे तो बहुत सी उसकी ब्रांचेज रहेंगी, तो प्रॉपर एक डायरेक्शन में उसमें फिर आप जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें देखने। मूल वास्तु ये है कि 5 तत्व है और जो दिशाएं हैं उनको बैलेंस करना ही वास्तु है। कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, ये वास्तु है। तो सर थोड़ा सा मैं रेमेडी जानना चाहती हूँ, जैसे अभी क्योंकि वास्तु पे हम प्रॉपर इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो मैं चाहती हूँ कि इस पे हम एक डेप्थ में जाके पॉडकास्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस को थोड़ा सा पता तो चल चुका है कि सर वास्तु बहुत अच्छा करते हैं, तो हम वास्तु का एक एपिसोड जरूर लेके आएंगे। थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर उनका कहीं ना कहीं वो फोकस खो चुके हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या रेमेडी ऐसी कर सकते हैं और जिससे उनका जो फोकस है वो बढ़ जाए पढ़ाई के लिए? सबसे पहले तो करना ये होगा कि पेरेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि उनका बच्चा कहाँ बैठकर पढ़ रहा है। बैठकर पढ़ने के लिए वास्तु के हिसाब से सबसे अच्छा डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। आप अपने बच्चे का टेबल और चेयर, जो स्टडी टेबल है, वो उस डायरेक्शन में लगाए। दूसरा, आप देखें कि अगर उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है या जितना करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप एक रेमेडी करें। एक ग्लास में पानी भर के उसमें सोने का सिक्का या सोने का अंगूठी या कुछ भी सोने का उसमें डाल ले, ठीक है, और वो पानी उसको पिलाए। तो ये राजा महाराजा करते थे, मतलब स्वर्ण जो भस्म वो लेते थे, वो कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव लेने के लिए करते थे। ये सबसे अच्छी रेमेडी है और बहुत ही जल्दी, मतलब मुझे लगता है कि 30 से 45 दिन में इसका आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप करते हैं तो उससे बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं वो अगर देखा जाए डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तो वो आकर कहीं अच्छे तरीके से जो पढ़ने लगेगा, उसका मन लगेगा पढ़ाई में। और इसके साथ में एक चीज और होगी कि बृहस्पति का अगर उसके जीवन में प्रभाव बढ़ता है तो वो नीति नियम से चलेगा, मनी अबंडेंस सक्सेस उसको मिलेगी। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात आती है कि रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पति पत्नी में झगड़े बहुत हो रहे हैं, या फिर जैसे आपने कहा विचारों का मतभेद दोनों के अंदर है, तो वो लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं? वो सबसे अच्छा एक रेमेडी कर सकते हैं, उनका जो बेडरूम है, तो सबसे पहले तो बेडरूम साउथ वेस्ट में उनका होना चाहिए। अगर नहीं है, दूसरी जगह है, जहाँ कहीं भी हो, एक लव बर्ड का पेयर लेकर आए, जो क्रिस्टल्स के आजकल बहुत तरीके के मिलते हैं, मार्बल का ले सकते हैं, क्रिस्टल्स का ले सकते हैं, मेटल का भी ले सकते हैं। जी। उसको जहाँ वो सोते हैं वहां उसके पास में उसको वो स्थापित कर ले। तो इससे देखा जाता है कि मैंने ये ट्राइड और टेस्टेड है, बहुत से लोगों के ऊपर ये किया है और उससे परिणाम भी मिला है। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि उनके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है
उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का फोटो लगाए, ठीक है। तो दूसरा ये होगा। तीसरा मैं एक आपको इतना अच्छा रेमेडी बता रहा हूँ कि वो भी मैंने बहुत से लोगों को करवाया जी और जी उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। जी। आपको क्या करना है कि जिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही या रिलेशनशिप का इश्यू जिनको ज्यादा है, वो 2 घंटी लेकर आए। मंदिर में जो घंटी लगाते हैं ना अपन, तो वो 2 घंटी लाकर उन दोनों घंटी को ज्वाइंट करवा के किसी भी मंदिर में लगावे उसको। अच्छा, दोनों को ज्वाइंट कर देना है। हाँ, दोनों घंटी को साथ में किसी भी मंदिर में ले जाकर उस मंदिर में लगवा ले में। तो जब जब कोई भी भक्त वहां मंदिर में दर्शन करने जाएगा, उस घंटी को बजाएगा, तो उसका प्रभाव उसके जीवन में उसको देखने को जरूर मिले। उसके रिश्तों में, उनके रिश्तों में मधुरता उस घंटी की ध्वनि से आएगी। क्या बात है, बहुत अच्छी रेमेडी है। आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने बताई है। सर ऐसे ही एक होता है कि बेबीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सबको होता है ना कि मेरे घर में एक किलकारी गूंजे, एक बच्चा आए। तो ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और देखा जाए डॉक्टर की तरफ से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है तो उधर की तरफ से हो जाते हैं बेबी, कोई नहीं आईवीएफ करा लेते लोग। पर जब मेडिकल भी सब कुछ ठीक है फिर भी बेबीज नहीं हो रहे, तो वो लोग क्या करें? उनके लिए सबसे अच्छा है कि सबसे पहले तो अपने घर का साउथ ईस्ट देखें। वहाँ फायर एलिमेंट उनका कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है। अगर वहाँ किचन नहीं आ रहा है तो उनको वहाँ अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। और दूसरा उनको ऐसा है कि सबसे ज्यादा उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब जब अमावस्या है, ठीक है, और जब जब पूर्णिमा है, तो इस समय में चंद्रमा से संबंधित कोई भी चीज का वो दान करे, ठीक है। और शुक्रवार को सफेद चीज का, मिठाई भी हो सकती है, खाने की कोई सामग्री हो गई, या सफेद कपड़े हुए, उन चीज का दान करे। तो ये रेमेडीज करने से हो सकता है कि बहुत जल्दी उनके घर में उनको खुशखबरी सुनने को मिलती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर अब थोड़ा सा मैं नेपाल में पशुपति मंदिर है, जी बिल्कुल, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ मैं। थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि लोगों को अगर जीवन में मोक्ष चाहिए या फिर तो पशुपति नाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए लोगों को। बिल्कुल, तो उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि मैं जब नेपाल में होता हूँ तो मैं उन्हीं की शरण में होता हूँ। और मैं नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के जितने जीव हैं वो सब उनकी शरण में, क्योंकि वो जीवों के स्वामी है। पशुपति नाथ जो है उनका अर्थ होता है पशु मतलब जीव, ठीक है, और नाथ मतलब स्वामी। तो जीवों के स्वामी, जो जीवों के स्वामी हैं वो पशुपति नाथ है। पशुपति नाथ के लिए कहा जाता है कि अगर आप पशुपति नाथ मंदिर में जाकर बिना नंदी के दर्शन आपको पहले नहीं करने, आपको पशुपति नाथ के दर्शन करने हैं, फिर आते समय आप नंदी के दर्शन करें, तो आप पशु की योनि से मुक्त होते हैं। आपको पशु का जीवन फिर नहीं मिलता है। तो आपकी मुक्ति का कहीं ना कहीं वो द्वार है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर कहीं साक्षात शिव है तो वो पशुपति नाथ में है। क्या बात है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ऐसे वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं, उनकी बहुत मान्यताएं हैं। जैसे मैं बात करूं माँ बगलामुखी जी, उनकी बहुत मान्यता है। जैसे आपने बताया कि मुक्ति का द्वार आपने पशुपति को बताया, किस तरीके से जाना है और दर्शन करना है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं बगलामुखी की कोई ना कोई महिमा होगी, तो उसके बारे में प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, बगलामुखी जो है वो स्तंभन की देवी है, 10 महाविद्याओं में से एक है। शत्रुबाधा, कोर्ट केसेस, उन सब के लिए मतलब जो बगलामुखी की जो आराधना कर सकता है या जो साधना कर सकता है, तो उनके लिए बगलामुखी से बड़ा वरदान कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने जैसे पशुपति नाथ से रिलेट किया, तो नेपाल में भी बगलामुखी, माँ बगलामुखी का मंदिर है, बगलामुखी है। और उसके साथ में 2 मंदिर में और बताता हूँ आपको। एक दक्षिण काली है वहां पर, ठीक है। दक्षिण काली जो है वो भी साधना के लिए बहुत माना जाता है, क्योंकि नेपाल की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही हाईएस्ट एनर्जी है। साधना के लिए अगर कहा जाए तो सबसे एनर्जी वाली जगह है वो आपको नेपाल मिलेगी। तो दक्षिण काली के साथ एक गुहेश्वरी है, देवी गुहेश्वरी शक्तिपीठ है जी, गुहेश्वरी शक्तिपीठ है। तो मतलब पशुपति के जस्ट पास में बागमती नदी जो है वहाँ पशुपति नाथ का मंदिर है। तो उसके थोड़ा सा आगे आपको गुहेश्वरी शक्तिपीठ मिलेगा। तो उसमें क्या है ना कि छत नहीं, देवी का जो शक्तिपीठ है मंदिर है उसमें छत नहीं, और तंत्र साधना के लिए बहुत अच्छी जगह है। साधक अगर वहां बैठकर साधना करे तो सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है।
ओके, जी। छत क्यों नहीं है, मतलब थोड़ा सा। उसके पीछे पौराणिक कथा है, ठीक है। पौराणिक कथा है, वहां पर जो गुहा मतलब घुटना, तो जो सती थी उनके घुटना वहां से गिरा था, जी। तो वो गुहेश्वरी हुई, तो ऊपर से गिरने के कारण वो उसका वो हुई। और जैसे पशुपति का मैं आपको बताऊं तो पशुपति की भी जो है वो पौराणिक कथा अगर आप जानेंगे कि उसका अस्तित्व क्या है, जी। तो शिव जो है साक्षात सृष्टि जो है वो शिव है, जी। ठीक है। तो जीवों का कल्याण करने वाले, आपको आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त करवाने वाले शिव हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो शिव वहां कैसे प्रकट हुए, पशुपति वहां कैसे हुआ उनका नाम, जी। ठीक है। तो उसके लिए कुछ पौराणिक कथाएं, एक दो कथाएं हैं कि जैसे देखा जाए तो जो भगवान भोलेनाथ है वो बैठे थे हिमालय में, ठीक है। उनको लगा कि मैं हिरन का रूप बना लेता हूँ, तो मुझे कोई भी देवता या कोई भी परेशान नहीं करेंगे, मैं अपना शांति से बैठकर यहाँ पर हिरन के रूप में बैठूंगा। जी। लेकिन जब देवताओं को उनकी आवश्यकता हुई तो उनको लगा कि देवता मेरे पास आ रहे हैं, तो उन्होंने छलांग लगाई वहां से, ठीक है। तो उन्होंने जहां छलांग लगाई वहां उनके सींग थे वो टूट करके गिर गए, तो वो पशुपति का मंदिर माना जाता है। और दूसरी एक पौराणिक कथा है कि जब पांडव स्वर्गारोहण पे निकले थे तो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर उन्होंने एक उसका वेश बनाया बैल का, तो उस नंदी के वेश में, तो जब वो उनको पता चला कि पांडव आ रहे हैं, वो पांडवों से छुपकर वहां बैठे थे, तो वहां उनको लगा कि पांडव आए, तो वो धरती में समाने लगे, वैसे का रूप बनाकर बैठे थे। तो भीम ने जाकर उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ओके। तो जब भीम ने उनकी पूंछ पकड़ी तो उनका जो आगे का सिरा था, मुंह था, वो पशुपतिनाथ में वहां हुआ, और जो दूसरा जो हिस्सा था वो केदारनाथ में हुआ। ओके। तो ये भी है कि आप पशुपतिनाथ जाकर केदारनाथ नहीं जाते तब तक वहां का आपको परिणाम नहीं मिलता यात्रा का। ये बहुत जरूरी था कि लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। जैसे आपने बताया माँ बंगलामुखी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दुश्मन है या फिर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो बात आती है अगर किसी की पे कोर्ट केसेस लग चुके हैं और इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो व्यक्ति, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? कोर्ट केसेस से अगर आप जूझ रहे हैं तो अगर रेमेडीज में कहीं ना कहीं देखने को अगर आपको करना है कि उसके संबंधित आप उपाय क्या कर सकते हो, देखो कोर्ट केसेस जो है ना वो कहीं ना कहीं शनि से रिलेट करते हैं, सैटर्न से। शनि न्याय के देवता है, ठीक है। तो शनि कर्म फलदाता भी है, तो आप कोर्ट केसेस में अगर परेशान है, आपको भोगना पड़ रहा है, तो आपके कर्मों का कुछ आपका जो प्रारब्ध है वो आप कहीं ना कहीं भोग रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको शनिदेव की शरण में चले जाना चाहिए। कोर्ट केसेस है तो आप शनिदेव की शरण में जाएं, शनि मंदिर में जाए, चेहरे के दर्शन नहीं करें, छाया, शनि की जो छाया है उसके दर्शन, उनके चरणों की तरफ आप देखें और शनि को आप तेल अर्पण करें, तो उससे आपको कोर्ट केसेस में बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने। तो सर ऐसे ही मैं बात करूं, क्या जो हम ये रेमेडीज जैसे आप पॉडकास्ट के माध्यम से लोग कर रहे हैं, क्या सच में ये रेमेडीज काम करती हैं? बिल्कुल रेमेडीज काम करती है, लेकिन रेमेडीज को एक हद तक रखा जाए। अब कई सारे ऐसे रेमेडीज होती है जो रिलेट नहीं करती है, तो मेरा मानना है कि एक हद तक और बिल्कुल तरीके से, जो मतलब साइंटिफिक, आप अगर उसका कुछ निकालना चाहे, एस्ट्रोलॉजी क्या है, साइंस है, बिल्कुल सर। जी जी। ज्योतिष जो है वो विज्ञान है, तो वैज्ञानिक आधार पे कहीं ना कहीं आप उसका कुछ निकालना चाहे परिणाम, वो अगर निकाल सके तो वो प्रॉपर रेमेडी। जैसे साउथ ईस्ट में अग्नि कोण है आपका, अग्नि नहीं जल रही, वहां आप अग्नि जलाए, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि वहां उसका प्रभाव आएगा। तो उस तरह के रिजल्ट आप अगर रेमेडीज से निकाल रहे हैं, जैसे आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और वो बृहस्पति उसका कहीं ना कहीं कमजोर है, उसको ठीक करने के लिए सोने का पानी आप उसको पिलाते हैं, और किसी का चंद्रमा ठीक नहीं है, उसके लिए आप उसको चांदी के गिलास में पानी पिलाते हैं, तो उसका चंद्रमा ठीक होगा। तो वो रिलेट करता है, ठीक है ना। अब सूर्य को जैसे जल चढ़ाना, किसी को जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है,
उसका काम ठीक से नहीं चल पा रहा है, या जॉब में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, या जिनके मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, तो उनका सूर्य पीड़ित है कहीं ना कहीं। सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य पे सीधा जल थोड़ी जाता है, उसका साइंटिफिक रीजन है, क्वांटम एंटेंगलमेंट की एक थ्योरी है जी। तो उससे रिलेट करता है कि जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो वो सूर्य पे जाएगा। तो ये रेमेडीज, प्रॉपर रेमेडी, उससे रिलेट करके साइंटिफिक अगर आप उसका रीजन निकाल पा रहे हैं तो मुझे लगता है करना चाहिए, और उसको करने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। क्या बात है। तो सर एक चीज और, जैसे जो ट्रांजिट होते हैं ग्रहों के, जब भी बहुत सारे ग्रहों के थोड़े लंबे समय बाद होते हैं, कई के सालों में हो जाते हैं, किसी का मंथ में हो जाता है, जैसे चंद्रमा तो हाँ 2.5 दिन में कर लेते हैं। तो नेपाल और इंडिया अलग अलग कंट्री हो गई है, तो अब मान लीजिए जो ट्रांजिट हो रहा है, तो जो फर्क इंडिया में पड़ रहा है वही नेपाल में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो, देश काल और उसकी परिस्थिति, ठीक है, उसके ऊपर सारा सब कुछ है। फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उस टाइम का ट्रांजिट, टाइम जोन अलग अलग होते हैं अलग अलग कंट्रीज के। तो जिस कंट्री का टाइम जोन, जैसे भारत नेपाल का मिलता जुलता है, 15 मिनट का फर्क है, इतना कोई विशेष कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ फर्क पड़ेगा, वो वहीं भी पड़ेगा। तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल जो मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं लोग, आपके पास आते हैं, पूछा, आपने अच्छे से देखी उनकी कुंडली, और कहीं ना कहीं समझाने के बाद भी मिस्टेक करते हैं जी। तो ऐसी वो कौन सी जनरल मिस्टेक हैं जो मोस्ट ऑफ लोग करते हैं? देखिए, होता ऐसा है ना कि समझाना तो ठीक है, कि जैसे कोई जातक आया अपनी कुंडली लेकर, उसका जो प्रश्न था उसका समाधान उसको बताया, लेकिन कई बार होता ये है कि लोग कुछ ऐसी रेमेडीज कर लेते हैं, जैसे बोला तो है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे कि रूबी पहन लेंगे। तो अब जिसका सूर्य अच्छा नहीं था, जिस भाव में बैठा था वहां अच्छे परिणाम नहीं दे रहा था, 6, 8, 12 में कहीं बैठा था, तो उनको रेमेडीज बताई या ग्रहण दोष बना रहा था, लेकिन उन्होंने रूबी पहन लिया, तो बिल्कुल विपरीत हो गया। बिल्कुल। जो ग्रह अच्छा नहीं है उसका आपने रत्न धारण करके उसके प्रभाव को और बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा खुद का देख लेते हैं ना, जैसे अब कोई कहते हैं कि आप गोमेद पहन लो, तो वो कोई भी जेमस्टोन आप पहन रहे हो, तो उस आपको जो सजेस्ट किया जिस एस्ट्रोलॉजर ने, तो उसके हिसाब से आप जेमस्टोन पहने, या रेमेडी जो आपको बताई वही आप करें। आप अपने हिसाब से कई बार कर लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो आपको फिर परिणाम, थोड़े से नकारात्मक परिणाम दे सकता है। मेरा ये मानना है। जैसे अब आपने रत्नों की बात की है, तो क्या रत्न जो अगर कोई व्यक्ति अपने बॉडी पर धारण करता है, तो क्या उसका जो प्रभाव है, उसके जो तत्व है हमारी बॉडी में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई कहता है ना कि उसने नीलम पहना, ब्लू सफायर पहना उस व्यक्ति ने, जैसे अमिताभ बच्चन ने पहना, तो उनका जीवन बदल गया, रातों रात सब कुछ बदल गया। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, रत्न जो होते हैं ये भी साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो आप ब्लू सफायर पहनेंगे, नीलम, तो वो क्या करेगा ना कि सैटर्न का जेमस्टोन है, तो शनि मेहनत करवाता है, ठीक है, तो वो आपको मेहनत करवाएगा। आप मतलब काम को लेकर है ना, आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको आने लग जाएगी, आप दौड़ भाग करने लग जाओगे, आप कल पे जो करना है वो छोड़ के आज पे ही करने लग जाओगे। तो अगर ऐसा आपका रूटीन हो जाएगा तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? तो कहीं ना कहीं जेमस्टोन जो है उस प्रभाव को जागृत करेंगे आपके जीवन में। और जैसे नीला रत्न है, ब्लू सफायर जो रहेगा वो नीले रंग के रहेगा, तो सूर्य की जब किरणें आपकी, जैसे आपने रत्न धारण किया है, जिस भी अंगुली में किया है, उस पर पड़ेगी, तो उससे संबंधित जो उसकी किरणें रहेंगी वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं जाएंगी। जैसे जो भी आप जेमस्टोन पहनेंगे, तो आपके हाथ में जैसे गुरु पर्वत जहाँ रहेगा उसके आगे आप ब्लू येलो सफायर पहनेंगे, पुखराज धारण करेंगे, फिर उसके बाद मतलब जो प्लैनेट्स का एट्रीब्यूट्स आपको लेना है उससे संबंधित आपके हाथ में एक अंगुली होती है, उसमें आप जब वो रत्न धारण करते हैं तो सूर्य की जो किरणें, रश्मियां जब उस पर पड़ती है तो उसके प्रभाव आपके जीवन में आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है। जैसे आप रूबी पहनेंगे, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो सूर्य की जो आप रत्न जब धारण करेंगे, रूबी पहनेंगे माणिक की, तो वो आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको कुछ करने का मन होगा, आप अंदर से काफ़ी खुद को स्ट्रांग फील करेंगे। तो वो साइंटिफिक तरीके से आपके शरीर में वो तत्व आपको मिलने लगेंगे। तो जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि मल्टीविटामिन्स क्या है, आप
आपके शरीर में डॉक्टर जब देखता है कि किसी विटामिन की कमी है या कोई भी न्यूट्रिशंस जो है आपको देने चाहिए, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको ये लेने। अब मल्टीविटामिन जब आप लेंगे तो आपकी बॉडी में उसके डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। पहले हो सकता है कि आप 4 घंटे ही कोई काम कर रहे थे, अब 6 घंटे कर पा रहे हैं, आप उतने एक्टिव हैं, आप सब कुछ ठीक से कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल वही चीज होगी। क्या होता है, मतलब मेडिसिन की तरह काम करते हैं। जी, तो ऐसी रुद्राक्ष माला को लेके बहुत सारे मिथ भी हैं कि महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए या पीरियड्स टाइम पे नहीं धारण करना चाहिए, बहुत सारे। तो थोड़ा सा मैं रुद्राक्ष के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप नेपाल से हैं। नेपाल में तो भाई कहते हैं रुद्राक्ष बहुत अच्छा मिलता है। तो रुद्राक्ष की जो एनर्जी है और जो ये मिथ है कि महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, तो उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, मेरा सबसे पहला ये विचार है ना कि ये जो लाइन है कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए, ठीक है ना। महिला के बारे में जो पुरुष ये बोल रहा है, उसको इस धरती पे लाने वाली महिला है। तो हो सकता है कि पिछले समय में बहुत कुछ ऐसी चीजें रही जिसके हिसाब से कुछ नियम बने कि महिलाओं को पीरियड्स में ये नहीं करना चाहिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन महिलाएं कर ही नहीं सकती, उनको ये धारण नहीं करना, वो नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं, या रुद्राक्ष नहीं पहनना, वो मैं उससे रिलेट नहीं करता। आपको, चाहे आप पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे आप और कोई जेंडर से हैं, जो पुरुष कर सकता है वो सारी चीजें आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। और जो रेमेडीज वो पुरुष करता है वो सब कर सकते हैं। रुद्राक्ष जो है वो, उसकी जो एनर्जी होती है, वो मानते हैं कि रुद्राक्ष की हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि जो ये हाईएस्ट एनर्जी सेंटर्स है, जितने आप शिवालय देखेंगे, शिव मंदिर देखेंगे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ की एनर्जी आपको रुद्राक्ष में फील होगी। जितने ज्योतिर्लिंग हुए उसकी एनर्जी आप जब रुद्राक्ष धारण करोगे तो आपके शरीर में आपको महसूस होगा। तो उस एनर्जी को अपने अंदर आपके ऑरा से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, आपको रुद्राक्ष के साथ में आपके ऑरा को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उस दौरान कहा जाता है जैसे पीरियड्स में वो हो नहीं पाता, तो थोड़ा सा उस समय अगर आप अवॉइड करें तो ठीक। बाकी इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धारण नहीं कर सकता। महिलाएं वो सारे रेमेडीज कर सकती है, सारी धारण कर सकती है। जो जो रत्न है, जो जो क्रिस्टल्स है, वो आराम से कर सकती है, कहीं कोई रत्न क्रिस्टल और ये रुद्राक्ष है, या फिर और भी जैसे हल्दी की गांठ की माला होती है, शायद बहुत सारी चीजें होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि जेमस्टोन राशि रत्न होते हैं। रत्न जो हुए वो राशि रत्न हुए, आपकी जितनी राशियां हैं उनसे रिलेट करता है, हर ग्रह से संबंधित एक जेमस्टोन है। क्रिस्टल्स जो हुए वो सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स की कैटेगरी में आ जाता है, फिर वो अलग हो जाता है। तो राशि के हिसाब से आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सी दृष्टियां पड़ रही है, कितने डिग्री पे है, कौन से भाव में है, उसके हिसाब से तो जेमस्टोन पहने जाते हैं उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए। जैसे डिग्री वाइज बोलते हैं ना कि आपका 4 डिग्री का ही सूर्य है, आप रूबी पहनोगे तो डिग्री बढ़ जाएगा। डिग्री कहीं नहीं बढ़ेगा, उसका प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है ना कि उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। आपको कहेंगे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको एक छाता मिलेगा, बारिश को नहीं रोक सकते आप, ठीक है ना। जो बारिश होनी है, हाँ, उससे बच सकते हैं। और आपको पता चल सकता है कि बारिश कब होगी, आज होगी, आज सुबह बारिश हो सकती है, तो आप अपने जरूरी काम है वो या तो कल कर लेवें, नहीं तो बारिश होने के बाद कर लेवें। एस्ट्रोलॉजी वही है, जेमस्टोन वही है, सारी चीजें वही हैं। उनको जो मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। आपको रत्न जो है वो आपके जीवन में आगे बढ़ाएंगे। क्रिस्टल्स जो है, क्रिस्टल्स का ऐसा होता है कि आप कोई भी क्रिस्टल धारण कर सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल में ऐसा नहीं है कि आपको देखने को है कि आपका कौन सा प्लेनेट कितने डिग्री का है, कहाँ बैठा है। तो क्रिस्टल्स में थोड़ा इजी हो जाता है उस चीज को करना। अब जैसे रोज क्वार्ट्ज हुआ, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको रोज क्वार्ट्ज का पहनना चाहिए। ये सारी चीजें, रोज क्वार्ट्ज का वो लव बर्ड जो अभी अपन ने पहले जब डिस्कस किया था, आपने हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ रोज क्वार्ट्ज का उसको प्लेस कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। तो मान लेते किसी का अगर एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है जी, उसमें वीनस अच्छा ना हो जी, और रोज क्वार्ट्स जो है कहीं ना कहीं शायद वीनस को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल शुक्र को, तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में? नहीं, ऐसा है कि कोई ग्रह अच्छा नहीं है तो उसके लिए जेमस्टोन नहीं पहनना है। क्रिस्टल्स
और सेमी धारण कर प्रीशियस स्टोन आप पहन सकते हैं। ओके। जैसे किसी का शुक्र अच्छा नहीं है तो वो फिरोजा पहन सकता है, ठीक है। जैसे किसी का राहु और केतु अच्छा नहीं है तो वो गोमेद जो राहु के लिए धारण किया जाता है और केतु के लिए कैटसाई, तो वो नहीं धारण कर सकता है, लेकिन वो अकीक पहन सकता है। तो उसके जो मेलेफिक इफेक्ट मिल रहे हैं, राहु और केतु के नेगेटिव इफेक्ट उसकी लाइफ में आ रहे हैं, वो कम होंगे। ओके, यही मैं डाउट क्लियर करना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं लोगों को होता है कि अच्छा ये तो मुझे मेरे पंडित जी ने मना किया था, मुझे नहीं पहनना, फिर इसके लिए मैं ये चीज क्यों पहनूं। तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है और रत्न का अपना अलग इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच सर। और अगर सबसे बड़ी बात आती है, अगर आपकी जो हमारी ऑडियंस है आपको देख रही है, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहती है तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकती है? मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा जी। और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर शो हो रहा है सर। अब एंड की तरफ है, हम हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि बस आपके जीवन का लक्ष्य ढूंढे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। जितना समय आप उसे ऐसे ही निकाल देंगे तो मेरे हिसाब से आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आपकी लाइफ का पर्पस ढूंढे, आप खुश रहें। आज में सब कुछ है। एस्ट्रोलॉजी क्या है ना कि कल आने वाला कर और बीता हुआ कर। एस्ट्रोलॉजी को अगर देखा जाए तो कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, वो या तो आने वाला कल है उसके बारे में जानेगा, या जो बीत गया वो आज में तो जी नहीं रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स को भी जो उनके सामने जो आते हैं उनको आज में जीना सिखाना चाहिए। मैं आप सबको आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ही बोलना चाहूंगा कि आज में जिए, आज को अच्छे से जिए और आपकी लाइफ का पर्पस बनाएं। और कहीं भी कुछ भी असंभव नहीं है। और ग्रहों से जो आप ये डरते हैं कि ग्रहों का ये जीवन में प्रभाव आ गया यार, ऐसा हो गया यार, वैसे हो गया यार, वो आएगा, लेकिन आपको उनकी रेमेडीज करते हुए आपको आगे बढ़ना है और आपके जीवन में वो सब प्राप्त करना है जिसके आप हकदार हैं। क्या बात है। और थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा लगा। धन्यवाद। मुझे कि एक तरीके से हमने एस्ट्रोलॉजी भी के बारे में भी जान लिया, क्योंकि आज हमें 2026 पे, क्योंकि हम डेप्थ में बात करेंगे। अगर आप हमें कमेंट करते हैं कि हमें डेप्थ में एस्ट्रोलॉजी को जानना है, हमें डेप्थ में न्यूमरोलॉजी को जानना है, वास्तु के कुछ ऐसे पहलू आपको जानने हैं जो आप सच में जानना चाहते हो, उसके इफेक्ट होते हैं, तो उसके हम एपिसोड्स लेके आते रहेंगे आपके साथ। जी बिल्कुल। मैं मतलब बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करूंगा कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अगर मैं मेरे कुछ उद्गार है, मेरे अंदर का कुछ ज्ञान अगर 1% भी किसी की लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, या मेरे कहे गए एक शब्द से किसी का अगर जीवन बदला जा सके, तो मैं हमेशा आना चाहूंगा और ये अवसर मैं प्राप्त करना चाहूंगा। क्या बात है, थैंक यू। और अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रेमेडी, जनरल रेमेडीज अगर आप करते हैं तो उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और जो भी ये रेमेडीज कर रहा है, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो भी बेनिफिट हुए हैं, कहीं ना कहीं जो लोगों को डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और जो भी प्रश्न सर से आप करना चाहते हैं, आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल या वास्तु से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में डालिए। सर की टीम उसका आपको डेफिनेटली आंसर देगी ही देगी। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते। मिलते एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।